हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 10 का हिस्ट्री का, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 3। फर्स्ट और सेकंड पार्ट पहले अपलोड हो चुका है यार, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट और सेकंड पार्ट का वो जरूर देख कर आना, क्योंकि चैप्टर लेंथी और स्टोरी वे में समझाया मैंने, बहुत ईजी और नोट्स के साथ समझा रहा हूँ। तो स्टोरी लैंग्वेज में, स्टोरी वे में समझा रहा हूँ। तो उसके लिए अगर आप डायरेक्टली थर्ड पार्ट पे आ गए तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट का लिंक नीचे है, वो पहले जाकर देखना, ठीक है। और अगर आपने देख भी लिया तो एक बार दोबारा जाकर देख कर आ जाओ, चीज़ें अच्छे से रिकैप हो जाएगी। और अगर आपका हिंदी मीडियम है तब भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यार, 9 में बहुत बच्चों को है ना टॉपिक, जो मतलब चैप्टर के अलग अलग पार्ट ढूंढने में दिक्कत आती थी कि सर ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट क्या है। तो इसलिए मैंने 10th में प्लेलिस्ट बना दी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखा है। इको, हिस्ट्री, जियो और अपना सिविक्स, इनके प्लेलिस्ट के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और वीडियो के एंड में भी वो बॉक्स जो आते हैं ना, उसके एंड स्क्रीन, उसमें मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो जी, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने ये देखा कि गांधी जी भारत आए थे, साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, और उन्होंने इंडिया में आने के बाद उन्होंने 3 जगह पर सत्याग्रह किए। कहाँ कहाँ पर? 1916 में, 1917 में, 1918 में। वीडियो पॉज करो, नीचे डिस्क्रिप्शन, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि 3 जगह कहाँ उन्होंने सत्याग्रह किए थे, ठीक है। उसके बाद गांधी जी ने एक रॉलेट एक्ट आया था, पता ही है आपको। रॉलेट एक्ट के लिए भी गांधी जी ने एक रॉलेट एक्ट सत्याग्रह किया था, ओके। और उसको गांधी जी को रोकना पड़ा, क्यों? क्योंकि जलियांवाला बाग हुआ था, जनरल डायर ने करवाया था, जिसकी वजह से जो लोग थे इंडिया के वो भी गुस्सा हो गए थे और उन्होंने भी खून खराबा, नॉन वायलेंट तरीका अपनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से गांधी जी ने उसको भी रोक दिया। उसके बाद गांधी जी ने करा एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। और वो उन्होंने किया था खिलाफत मूवमेंट और स्वराज को दोनों को मिलाकर एक एनसीएम यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, ठीक है। अब वो भी बंद करना पड़ा, क्योंकि क्या हो गया था, चौरी चौरा के अंदर झगड़े हो गए थे, खून खराबा हो गया था पुलिस वालों और सत्याग्रह के बीच में, तो इसलिए उसको भी रोकना पड़ा। अब गांधी जी ने एक नया आंदोलन शुरू किया, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में आपको ये बताऊंगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू क्यों हुआ, ठीक है, कैसे इसको किया गया और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कह सकते हो आप इसको। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब इसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया, इसके पीछे एक छोटी स्टोरी है, वो सुन लेते हैं पहले। अब देखो, विद इन द कांग्रेस सम लीडर आर नाउ ट्राई टू मास स्ट्रगल एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन इन द प्रोविंशियल काउंसिल दैट हैज बीन सेट अप इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसका मतलब है कि बहुत सारे जो कांग्रेस के लीडर थे, कुछ कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने बोला कि यार अगर हम ऐसे ही लड़ते जाएंगे ना इनसे ब्रिटिश के खिलाफ रोडों पे, तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। आंदोलन वगैरह करने से कुछ नहीं होगा, हम एक काम करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, और काउंसिल में बैठेंगे, ब्रिटिश काउंसिल में बैठेंगे। और ब्रिटिश दे फील दैट इट वाज इंपॉर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसी विद इन द काउंसिल, यानी काउंसिल के अंदर रह के अगर हम ब्रिटिश की पॉलिसी का अपोज करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा है। हम उनसे आर्ग्यू करेंगे और डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और बताएंगे कि आपकी काउंसिल जो है वो पूरी तरीके से डेमोक्रेट नहीं है, ठीक है। अब ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है जिसकी वजह से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ये भी बहुत बड़ा एक्ट था, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी, ठीक है। बट कुछ और इसी की वजह से जो CR दास थे और जो मोतीलाल नेहरू, ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जी के पिताश्री हैं, तो इन दोनों ने मिलकर एक पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी, 1922 में, ठीक है जी। पर जो यंग लीडर थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने कहा ऐसे काउंसिल में बैठने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको रोडों पे उतरना पड़ेगा, एक फुल इंडिपेंडेंस के लिए मास मूवमेंट करना ही पड़ेगा। तो यानी पिता और बेटे दोनों अलग अलग राह पे चल रहे थे। मोतीलाल नेहरू जी ने पार्टी बनाई, जवाहरलाल नेहरू जी ने कोई पार्टी नहीं बनाई, पार्टिसिपेट नहीं करा इलेक्शन वगैरह में। अब एक कहानी क्यों सुनाई है अभी पता चलेगा। अभी देखो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टॉपिक का नाम था, ठीक है। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ ना वो दो रीजन से हुआ, साइमन कमीशन और ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929। थोड़ा वेट करो, पहले पूरी बात सुनना। मेरे को पता है कि आपको थोड़ा कोरिलेट नहीं कर पा रहे, बट अभी समझ आ जाएगा। अब हुआ क्या, इंडियन मेंबर जो थे, जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, स्वराज पार्टी से इलेक्शन लड़ा जिन्होंने, उन्होंने बताया कि यार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ना उसमें भी कुछ खामियां हैं, कुछ प्रॉब्लम है उसमें भी, ड्रॉबैक उन्होंने एक्सपोज कर दिए सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली के जो इंडियन मेंबर थे उन्होंने। तो ब्रिटिश ने कहा ठीक है जी, हम एक काम करते हैं, हम एक कमीशन बनाते हैं और देखेंगे कि इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या दिक्कत है। तो एज द रिजल्ट साइमन कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन 1927। 1927 में साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया कि देखो यार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या दिक्कत है, एक्ट में क्या दिक्कत है। तो 7 लोगों की कमीशन चुनी गई जिसके हेड थे सर जॉन साइमन, और इसी के नाम पे पड़ा साइमन कमीशन का नाम। अब जो इंडियन थे ना, जो इंडियन थे और जो इंडियन मेंबर थे जो काउंसिल में बैठे हुए, उन्होंने कहा यार आप क्या मजाक कर रहे हो क्या हमारे साथ।
पहली बात तो आपने ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया है ये हमारे लिए बनाया है, ठीक है, और आप उस सारी की सारी जितने भी उस 7 मेंबर में से कोई भी इंडियन नहीं है। ये क्या मजाक हो रहा है? आप कम से कम इंडिया का एक मेंबर तो डालो। दैट्स वाई इंडियन बॉयकॉटेड। और जो इसी वजह से जो इंडियन काउंसिल के तो इंडियन लोगों ने बॉयकॉट कर दिया कि यार साइमन कमीशन हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है, ये आपका ही फेवर करेगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कोई गलत चीज़ बोलेगी नहीं कि गलत है, आप ही का साथ देगी वो। Moreover, there was no indication of Swaraj, which was first priority of Indian। और जो काउंसिल में बैठे हुए थे वो भी कुछ कर नहीं पा रहे थे स्वराज के लिए, ठीक है। और जैसे ही साइमन कमीशन इंडिया के अंदर आई 28 में, तो जो लोग हैं वो एक स्लोगन लेके, वो जो बैनर होते हैं वो लेके खड़े हो गए कि गो बैक साइमन, यानी चले जाओ, आपका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आपको? अब हुआ क्या, इन द एफर्ट टू विन ओवर Viceroy, Lord Irwin announced in 1929 October a vague offer to dominant status for the India and unspecified future and round table conference to discuss the future constitution। अब ये बात बोली गई, जो हमारे लॉर्ड वाइसराय थे उस टाइम, लॉर्ड इरविन नाम था उनका, ब्रिटिश की पोस्ट थी सबसे बड़ी। उन्होंने ना सोचा कि कांग्रेस के साथ थोड़ी मीटिंग करते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं और इंडिया को एक डोमिनेंट स्टेटस देंगे कि रहेगा तो ब्रिटिश का ही, बट आप रूल कर लो। बट जो मतलब काउंसिल वगैरह बुलाई गई, बट जो कांग्रेस थी उसने उसको भी बॉयकॉट कर दिया कि भैया हम तो नहीं जाएंगे। कांग्रेस पूरी तरीके से उस मीटिंग से सेटिस्फाई ही नहीं हुई, राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इससे सेटिस्फाई ही नहीं हुई। इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, लाहौर कांग्रेस फॉर्मुलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज एंड द फुल इंडिपेंडेंस। और जब वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उससे कोई भी लीडर को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो इसी के लिए जवाहरलाल नेहरू ने एक लाहौर कांग्रेस सेशन रखा था 1929 दिसंबर में, याद रखना ये। और उन्होंने वहाँ पर कहा था कि पूर्ण स्वराज होगा, मतलब पूरी तरह हमें आज़ादी मिलेगी और फुल इंडिपेंडेंस होगा इंडिया का, ठीक है। और उसी दिन यानी 26 जनवरी 1930 में पहला इंडिपेंडेंस हमारा सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। और याद रखना इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बनकर रेडी हुआ था, याद है ना, 26 जनवरी रिपब्लिक डे, 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इसी डेट को लेकर बनाया गया था। तो अभी तक हमें क्या समझ आया? अभी तक हमें ये समझ आया कि पहली बात तो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसको स्टार्ट होने का सबसे बड़ा रीज़न था कि साइमन कमीशन बनाई गई थी, बट साइमन कमीशन में कोई इंडियन नहीं था और उनको लग भी नहीं रहा था इंडियंस को कि यार ऐसे तो ये कुछ रिफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। लॉर्ड वाइसराय ने जो ब्रिटिश के अब सारे के सारे बोल रहे थे साइमन गो, तो इसके चक्कर में जो लॉर्ड वाइसराय को जब ये बात पता चली, उन्होंने कहा यार ठीक है मैं हेल्प करता हूँ। तो उन्होंने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी कांग्रेस के लीडर्स के साथ, बट कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हुआ और कांग्रेस ने तो बोल दिया कि भाई हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। डेट है ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आ जाती है कि मार्क्स में, इसलिए देखना। तो पहला बात समझ आ गई ना, इस साइमन कमीशन की वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अब दूसरा था कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929। अब इस टॉपिक में क्या है देखो, अब हुआ क्या, यूरोप के अंदर बहुत ही बुरी तरीके से ग्रेट डिप्रेशन आ गया था, ठीक है। द डिप्रेशन हैड बीन डीप इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्रियल गुड्स। जो चीज़ें थी उनका प्राइस बहुत ज़्यादा घट गया था, लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा, गरीबी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी, टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे। और जो हमारे ब्रिटिशर थे उन्होंने इंडिया की बहुत सारी चीज़ों पे टैक्स लगा दिए, सॉल्ट पे टैक्स लगा दिए, ठीक है। और ये बोल दिया कि कोई भी बंदा सॉल्ट पे टैक्स देकर ही उसे सॉल्ट लेना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा टैक्स था, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस टू रीजन गांधी जी स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और इसी वजह से यानी एक तो साइमन कमीशन की वजह से और एक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से, जिसमें प्राइसेस बहुत ज़्यादा लो हो गए थे और जो पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे। इसी दो वजह से गांधी जी ने क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया। अब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब क्या होता है, मतलब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे नॉन कोऑपरेशन का मतलब था कोई कोऑपरेट मत करो ब्रिटिशर के साथ, 1 साल के अंदर वो चले जाएंगे, ये बोला था नॉन कोऑपरेशन में। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब क्या होता है, इज द एक्टिव रिफ्यूजल ऑफ द सिटीजन टू ओबे द सर्टन लॉ, डिमांड एंड कमांड्स ऑफ द गवर्नमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब था कि जब सिटीजन रिफ्यूज कर देते हैं, रिफ्यूज यानी मना कर देते हैं किसी भी गवर्नमेंट के कानून वगैरह को मानने और उनकी डिमांड वगैरह को पूरी करने में जब मना कर देते हैं तो उसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। अब गांधी जी थे अच्छे,
गांधी जी ने मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले 31 जनवरी 1930 को एक लेटर भेजा लॉर्ड इरविन को, वही ब्रिटिश का सबसे बड़ा हेड। उससे बोला, उस लेटर के अंदर 11 डिमांड्स थी, 11 डिमांड्स लिखी थी उन्होंने, ठीक है। वो सारे के सारी डिमांड थी उसमें से, जैसे सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश कर दो, लैंड रेवेन्यू को कम कर दो, लोगों को रिबेट दे दो, ये सारी की सारी चीज़ें थी। इरविन ने गांधी जी की जो डिमांड्स थी उनको अनरियलिस्टिक बताया और बोला कि हम भी इसे पूरा नहीं कर सकते भैया। अब गांधी जी ने क्या करा, एक दोबारा से एक लेटर लिखा, अल्टीमेटम दिया, ठीक है। उन्होंने बोला कि इफ़ द डिमांड वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च, अगर 11 मार्च 1930, ठीक है, 11 मार्च 1930 तक अगर ये सारी की सारी डिमांड फुलफिल नहीं करी तो कांग्रेस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देगी और सारे के सारे लॉ तोड़ेगी। बट इरविन वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट, बट जो इरविन था, लॉर्ड इरविन था, उसने मना कर दिया कि भैया नहीं, आप कर लो जो करना है, मैं नहीं कर रहा, कोई नेगोशिएशन नहीं होगा आपके और मेरे बीच, ठीक है। सो गांधी जी स्टार्ट CDM, तो इसलिए गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। अब गांधी जी थोड़ा सोच में पड़ गए कि यार बहुत सारे कानून हैं, कौन सा कानून तोड़े, यानी कौन सा, वैसे तो बहुत सारे कानून हैं, सारे कानून गलत है, तो लोगों को ऐसा कोई कानून तोड़ना पड़ेगा जिसमें सारे के सारे लोग पार्टिसिपेट करें। तो महात्मा गांधी फाउंड इन salt a powerful symbol that could unite all the nation. Salt was something consumed by rich और poor. गांधी जी ने salt law को तोड़ने का सोचा, क्योंकि salt ही एक ऐसी चीज थी, यानी नमक ही एक ऐसी चीज थी जो rich भी यूज करता था और poor भी यूज करता था। The most consumed by ये लिखा, the most string of all was the demand to abolish the salt tax. सारे के सारे बोल रहे थे कि salt tax abolish होना चाहिए, गरीब और अमीर सारे के सारे बोल रहे थे, ठीक है। The tax was the tax on the salt and the government monopoly over the production. महात्मा गांधी डिक्लेयर revealed the most oppressive face of the British. उन्होंने बोला कि नमक पर टैक्स लगाया ना ब्रिटिशर ने, ये सबसे गंदी हरकत करी है ब्रिटिशर ने, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, ठीक है। ब्रिटिश रूल की ये सबसे बुरी बात है, ठीक है। फेस ऑफ द ब्रिटिश रूल, सबसे ज़्यादा ऑपरेसिव फेस है ये ब्रिटिश रूल का, ठीक है। और इसी के लिए महात्मा गांधी ने स्टार्ट करी थी सॉल्ट मार्च, डांडी यात्रा जिसे आप कहते हो, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आप देखो जो डांडी यात्रा में आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गांधी सॉल्ट मार्च, तो इसमें क्या क्या है सुनो पहले, ठीक है। उन्होंने एक बहुत फेमस सॉल्ट मार्च निकाला, ठीक है, किस लिए, कि सॉल्ट लॉ को तोड़ेंगे। अब उन्होंने क्या किया, अपने 78 वॉलंटियर के साथ, जो उनके बहुत ही खास वॉलंटियर थे, उनके साथ स्टार्ट करा सॉल्ट मार्च, ठीक है। एंड द मार्च वॉज 240 मील्स, मतलब मार्च 240 मील्स तक किया गया। मतलब कहाँ से, साबरमती से, गांधी जी का आश्रम था साबरमती, गुजरात से लेकर दांडी एक कोस्टल टाउन है, बिल्कुल कोस्ट में है, जैसे आपने गुजरात का मैप तो देखा होगा, गुजरात में साबरमती आश्रम पड़ता है और बिल्कुल नीचे की साइड, यानी एक कोस्टल टाउन में जहाँ पर समुद्र था, वहाँ तक मार्च किया गया, ठीक है। 240 माइल तक का रास्ता था। 78 वॉलंटियर थे। द वॉलंटियर वॉकड फॉर द 24 डेज, 24 दिन तक जो वॉलंटियर्स थे और गांधी जी थे वो चलते गए, ठीक है। और ये जो मार्च स्टार्ट हुआ था वो कब स्टार्ट हुआ था, 11 मार्च को, 11 मार्च को, यानी 11 मार्च को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। मतलब ऑब्वियस ही बात है, जब 11 मार्च तक गांधी जी ने अल्टीमेटम दे दिया और कुछ डिमांड पूरी नहीं हुई, कोई भी डिमांड पूरी नहीं हुई, तो गांधी जी ने 11 मार्च को स्टार्ट कर दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और ये अपना सॉल्ट मार्च। 78 वॉलंटियर के साथ साबरमती से दांडी तक की यात्रा थी, 240 किलोमीटर माइल्स लंबी यात्रा थी। 24 दिन तक वॉलंटियर बिना खाए, मतलब चलते रहे। हर 10 मील के बाद हर 10 मील, एक दिन के अंदर 10 मील चलते थे। गांधी जी जहाँ भी रुकते थे लोग सारे के सारे उनको सुनने के लिए आते थे और गांधी जी बोलते थे कि यार पीसफुली, अगर हमें ब्रिटिश को रोकना है ना तो पीसफुली आंदोलन करना पड़ेगा, खून खराबे से कुछ नहीं होता। क्योंकि याद है ना, सारे के सारे मूवमेंट गांधी जी के इस वॉयलेंस की वजह से ही खराब हुए थे। रॉल अटैक सत्याग्रह भी इसी वजह से खराब हुआ था, क्योंकि खून खराब हो गया था, गांधी जी को बंद करना पड़ा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी यही था। तो हर 10 मील के बाद चलकर जब भी गांधी जी रुकते थे तो वो लोगों को यही बताते थे, सारे के सारे लोग उनको सुनने के लिए आ जाते थे। तो गांधी जी यही बताते थे कि स्वराज का असली मतलब क्या है, कि खून खराबा नहीं करना, ब्रिटिश को शांति से भगाएंगे। और 6 अप्रैल यानी 11 तारीख, 11 मार्च से लेकर आप 6 अप्रैल तक देखोगे तो 24 दिन हो जाएंगे। तो 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे और उन्होंने जो सी वाटर होता है ना, खारा पानी होता है, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही होगा, समुद्र का पानी, तो उसको उबाला और उसमें से नमक बनाया, ठीक है। अब गांधी जी ने नमक बनाया और इसके बाद भैया लोगों ने शुरू कर दी परेड।
मतलब अब सारी की सारी चीज़ें लोगों ने तोड़ना स्टार्ट कर दिया, सारे के सारे लॉ लोगों ने तोड़ने स्टार्ट कर दिए। मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी किया और साथ में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी। मतलब लॉ तो तोड़े ही तोड़े, और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ना कि ब्रिटिशर के कपड़े छोड़ दो, कुछ मत पहनो ब्रिटिशर के कपड़े, ये सारी की सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दिया। हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनसीएम। पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये एनसीएम से, जो हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, वो एनसीएम से कैसे लगता। इन एनसीएम पीपल वर नाउ आर्ट्स ओनली टू रिफ्यूज द कॉपरेशन विद द ब्रिटिश। दे ऑल्सो डन इन 1921 टू 22। मतलब जो सीडीएम था, सीडीएम में क्या सिर्फ ओके एनसीएम तो आपको याद है, एनसीएम में क्या बोला था कि ब्रिटिशर की सारी चीज़ें कॉपरेट करना बंद कर दो और उन कपड़े वगैरह बॉयकॉट कर दो, स्कूल कॉलेज बॉयकॉट कर दो। बट सीडीएम में ये बात तो थी जो एनसीएम में, मतलब बॉयकॉट कर दो, स्कूल वगैरह बॉयकॉट कर दो, मत जाओ, ये लॉयर वगैरह अपनी जॉब वगैरह छोड़ दो, ये सारी की सारी चीज़ें तो थी। और साथ में ये भी बोला गया था कि कॉलोनियल के जितने रूल है वो तोड़ो, ठीक है। और बहुत सारी जगह पर लोगों ने जो बिल्डिंग होती है ना, जो फैक्ट्री थी सॉल्ट की फैक्ट्री, उसके सामने दिखाया कि देखो हम पानी से नमक बना रहे हैं, ठीक है। अब कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने पॉलिटिकल लीडर को जेल में डालना स्टार्ट कर दिया, पकड़ना स्टार्ट कर दिया। बहुत जगह पर खून खराबा भी हुआ। अब्दुल गफ्फार खान एक आ सकता है नाम, बहुत बड़े ये ना, पाकिस्तान, जब पाकिस्तान अलग हुआ था तो पाकिस्तान की तरफ चले गए थे। ये बहुत बड़े डिवोटीज थे गांधी जी के, और इनको भी पकड़ लिया गया। उसके 1 महीने बाद गांधी जी को भी पकड़ लिया गया। 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया, नॉर्मल लोगों को, क्योंकि नॉर्मल लोग भी लॉ वगैरह तोड़ रहे थे। 1 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है ये, ठीक है। 1 लाख लोगों को जेल में डाल दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, इन सच सिचुएशन महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट। अब गांधी जी को यार, इतने सारे लोग जब जेल में हो गए तो गांधी जी को लगा यार ये तो गलत हो गया, ठीक है। हम तो सोच रहे थे कि अच्छा होगा, बट इतने सारे लोगों को जेल में देखकर गांधी जी को थोड़ा प्रॉब्लम हुई। इन्होंने लगा यार ये तो गलत है, लोगों को जेल में डाल दिया, मेरी वजह से हुआ, उनको ऐसा लगा। और इसलिए उन्होंने मूवमेंट को बंद कर दिया और एक पैक्ट साइन किया, ठीक है। यानी एक एग्रीमेंट साइन किया जिसको गांधी इरविन पैक्ट भी बोला जाता है। 5 मार्च 1931 में इरविन के साथ एक पैक्ट, यानी लॉर्ड इरविन है ना, उसी के साथ किया। गांधी जी ने बोला कि भैया मैं सारा का सारा ये जो भी है तुम्हारा ये बंद कर दूंगा अपना, आप है ना सारे के सारे लोगों को छोड़ दो, ठीक है। और गांधी जी ने एक और बात बोली कि ना कुछ हम चेंजेस चाहते हैं, उसके लिए एक क्या करो आप, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करो। अच्छा, पहली कॉन्फ्रेंस तो याद है ना आपको, जो अभी ऊपर पढ़ाया था कि जब कांग्रेस उससे खुश नहीं हुई थी, है ना, जो फर्स्ट टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें गांधी जी लंदन गए, ठीक है। उन्होंने पहली बात तो ये डिमांड करी थी कि सारे के सारे लोगों को आप छोड़ दो, छोड़ दिया सारे के सारे। गवर्नमेंट ने सारे के सारे लोग, जितने भी 1 लाख लोग पकड़े थे, उन्होंने उनको छोड़ दिया। अब गांधी जी जब वह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने गए थे ना, बातचीत करने गए थे, बट वो निराशा के साथ लौटे, मतलब कुछ भी उनकी डिमांड पूरी नहीं करी गई। बट जब वो आए ना बैक इन इंडिया, तो उन्होंने एक चीज़ देखी कि भैया यहाँ तो बहुत ही बुरी हालत है। क्यों? सारे के सारे पॉलिटिकल लीडर, जितने भी बड़े बड़े, जवाहरलाल नेहरू, इतने बड़े बड़े लीडर को जेल में डाल रखा था उन्होंने, है ना। और साथ में इसी की वजह से, और जो हमारी कांग्रेस थी ना, उसको भी डिक्लेयर कर दिया था कि इनलीगल है। मतलब ये जो कांग्रेस है उसको इनलीगल घोषित कर दिया गया था। कांग्रेस पार्टी को जितने भी लीडर थे बड़े बड़े, उनको जेल में डाल दिया था। वो जो 1 लाख लोग थे उनको तो छोड़ दिया, पर जो बड़े बड़े लीडर थे कांग्रेस को जेल में डाल दिया। अब गांधी जी ने दोबारा से सीडीएम जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको लॉन्च किया, और 1934 तक उन्होंने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया। बट लास्ट टाइम पर जो लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट करना गांधी जी के मूवमेंट में छोड़ दिया, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि सीडीएम के जो मूवमेंट था, यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, उसमें किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उनकी क्या क्या एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है। सबसे पहले हाउ पार्टिसिपेंट सॉ दिस मूवमेंट, अलग अलग लोगों ने अलग अलग वजह से पार्टिसिपेट किया था। क्यों क्यों किया था वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूँ किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और क्या क्या देखा उन्होंने। जैसे एनसीएम में टाउन के अंदर अलग रिएक्शन था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, टाउन के अंदर अलग था, गांव के अंदर अलग था, और जो हमारा प्लांटेशन था उसमें अलग था। तो वैसे यहाँ पर अलग अलग लोगों ने पार्टिसिपेट किया। सबसे पहले रिच फार्मर के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया मूवमेंट में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जो रिच फार्मर और रिच लैंडलॉर्ड थे वो क्या थे, कमर्शियल क्रॉप उगाते थे, और जो प्राइजेस थे ना वो बहुत ज़्यादा चीज़ों के बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। और क्या हो रहा था, गवर्नमेंट जो
रेवेन्यू टैक्स होता है ना, मतलब उनसे बोल रही थी कि यार आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दो और ज़मीन का भी टैक्स दो। तो ये चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, एज द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड्स, यानी वो जो ब्रिटिश थी वो रेवेन्यू डिमांड कम ही नहीं कर रही थी, टैक्स कम ही नहीं कर रही थी लैंड पे। तो इसके लिए जो रिच फार्मर और लैंडलॉर्ड थे उन्होंने मूवमेंट वगैरह किया, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया, इस वजह से उन्होंने किया। बहुत ज़्यादा नंबर में थे ये जो रिच फार्मर थे। ड्यू टू हाई रेवेन्यू दे पार्टिसिपेट इन सीडीएम, बता ही चुका हूँ मैं। एक याद रखना, एक बच्चे की मैं पढ़ाता हूँ जिसको उसके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था कि पाटीदार्स कौन होते हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो गुजरात से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े लैंड फार्मर होते हैं ना, रिच फार्मर होते हैं, लैंड ओनर्स होते हैं गुजरात के, उनको पाटीदार्स बोला जाता है। ठीक है, तो रिच फार्मर ने क्यों पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में? क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी बहुत नुकसान हो रहा था उनको भी, जो रिच फार्मर थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, बट ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो रिड्यूस ही नहीं कर रही थी रेवेन्यू टैक्सेस, और इसी की वजह से उन्होंने पार्टिसिपेट किया। किसने? गुजरात के पाटीदार्स ने, जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे उनको पाटीदार्स कहते थे, और उत्तर प्रदेश के जाट ने। ठीक है, एंड पुअर पीजेंट। अब पुअर पीजेंट की बात करते हैं। बड़े बड़े जो रिच फार्मर थे उनकी बात तो समझ आ गई, पुअर पीजेंट ने क्यों पार्टिसिपेट किया? दे ऑल्सो वॉन्ट लो रेवेन्यू डिमांड्स, ये भी चाहते थे कि रेवेन्यू कम कर दे, क्योंकि बड़े जो लैंड ओनर्स थे उनको ज़्यादा देना पड़ता था, इनको कम देना पड़ता था, बट इनके लिए वो बहुत ज़्यादा था। तो ये भी चाहते थे कि रेवेन्यू डिमांड्स जो थी ब्रिटिश वो कम कर दे। दे वॉन्टेड टू अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रिमिटेड, ये चाहते थे ये, क्योंकि ये देखो इनके पुअर थे, ये कभी कभार क्या करते थे, रिच फार्मर के लैंड पे क्या करते थे, खेती करते थे। अब ये भी चाहते थे कि रिच फार्मर को जो उनको पैसे, किराए के पैसे देने पड़ते थे ना, कि हाँ भैया मैं आपकी ज़मीन पे खेती कर रहा हूँ तो मैं आपको कुछ पैसे दूंगा, ये जो पुअर पीजेंट्स थे वो ये चाहते थे कि हमें ना रिच फार्मर को पैसे ना देने पड़े, और जो रिच फार्मर है वो पैसे सारे भूल जाएं कि भैया अब हमें कुछ नहीं लेना। ठीक है, दे जॉइंट। अब इसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे रेडिकल मूवमेंट स्टार्ट कर दिए। रेडिकल मूवमेंट का मतलब होता है उन्होंने ये जो रिच फार्मर थे उनको मारना कूटना स्टार्ट कर दिया, और इसी की वजह से कांग्रेस अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन, और इसी की वजह से जो हमारे पुअर पीजेंट थे उन्होंने सपोर्ट तो किया, बट कांग्रेस उनको सपोर्ट नहीं कर पाई, क्योंकि ये चाहते थे कि नो रेंट कैंपेन, कि कोई रेंट ना हो, लैंडलॉर्ड सिर्फ फ्री में अपनी ज़मीन दे दे। बट जो कांग्रेस थी वो नहीं चाहती थी कि फ्री रेंट हो, नो कोई रेंट ना हो, ऐसा नहीं चाहती थी, रेंट देना पड़ेगा, ये बोला था कांग्रेस ने। तीसरा सेक्शन था बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास होते हैं अमीर बंदे, महंगी बातचीत वाले लोग, टाटा बिरला। ठीक है, अब हुआ क्या, दे वांटेड टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये बड़े बड़े अमीर लोग थे, बिजनेसमैन थे, तो ये चाहते थे कि बाहर से जो चीज़ें बन के आ रही है ना वो ना आए, इससे हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। ठीक है, यानी इंपोर्टेड चीज़ें आ रही है, बाहर से चीज़ें आ रही है, तो लोग उनको ही खरीद रहे हैं, हमारी चीज़ों को कुछ नहीं खरीद रहे। तो ये चाहते थे कि वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंपोर्टेड गुड्स। और ये क्या करते थे, इन्होंने एक फिकी यानी FICCI बनाई थी 1927 में। फुल फॉर्म आती है इसकी फेडरेशन ऑफ काउंसिल चेंबर इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बनाई थी उन्होंने। किस लिए? कि वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंपोर्टेड गुड्स। दे गे फाइनेंशियल असिस्टेंट, ये पैसे वगैरह देते थे, मतलब CDM में लोगों को खाने पीने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ है, मूवमेंट वगैरह चला रही है, तो खाने पीने के लिए भी इनको कुछ चाहिए होगा, तो ये पैसे देते थे, फाइनेंशियल असिस्टेंट देते थे, पैसे की जरूरत पड़ती थी। रिफ्यूज टू बाय, और इन्होंने ये भी बोला था कि हम खुद इंपोर्टेड रॉ मटेरियल नहीं खरीदेंगे, जिसमें से कुछ थे GD बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर। ठीक है, बट व्हेन CDM रीलॉन्च, बट याद है ना पहली बार में तो जब 1 लाख पकड़ लिए थे तब तो मूवमेंट सही चल रहा था, बट जब गांधी जी वहाँ पर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, दोबारा आए थे और दोबारा से रीलॉन्च किया था ना CDM, तब इनका भी एंथुजियाज्म खत्म हो गया था। इन्होंने भी कहा यार हमारी डिमांड तो पूरी हुई नहीं, आपने पहले ही क्यों रोका, CDM रोकना ही नहीं चाहिए था पहले। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, यानी जो इन बिजनेसमैन के अंदर काम करते थे वो। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द CDM इन लार्ज नंबर एक्सेप्ट नागपुर, यानी नागपुर में बहुत बड़े लेवल पर इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास ने पार्टिसिपेट किया, पर बाकी जगहों पर उन्होंने इतना पार्टिसिपेट नहीं किया। एज बिजनेस क्लास केम क्लोजर टू द कांग्रेस वर्कर स्टे अलूफ, मतलब जो कांग्रेस थी ना वो बिजनेस क्लास का ही साथ दे रही थी। अब बिजनेस क्लास का साथ क्यों दे रही थी? क्योंकि भैया वही पैसे देते हैं, पैसे देने वाले कर्ता धर्ता होते हैं। तो जो क्या कहते हैं, जो हमारी बिजनेस क्लास थी, जो कांग्रेस थी, वो बिजनेस क्लास का साथ दे रही थी, और ऑब्वियसली बात, अगर आप बिजनेस क्लास का साथ दोगे तो वर्करों से मजे ले गई,
मतलब वर्करों के तो खिलाफ ही जाएगा। अगर मैं चाहूँ, देखो बिजनेस क्लास जो अमीर लोग होते हैं, जो जिनके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी, बड़े बड़े बिजनेस थे, वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि उनका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा करने का क्या तरीका होता है कि भैया अपने लोगों की वेजेस कम करो। तो ये क्या करते थे, बिजनेसमैन अपने लोगों की वेजेस कम करते थे, ठीक है। और जो हमारे कांग्रेस थी वो इनका साथ देती थी, और इनकी जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थी उनकी डिमांड को साइड कर देती थी। बट दे सेलेक्टिवली अडॉप्ट सम आइडिया ऑफ गांधी। मतलब कुछ लोग ऐसे भी थे वर्किंग क्लास में जो कहते थे चलो यार कोई दिक्कत नहीं, साइड रखो इन बातों को, हम गांधी जी के मूवमेंट को साथ सपोर्ट करते हैं और हम भी चाहते हैं कि पूर्ण स्वराज आए। और उन्होंने पार्टिसिपेट करा, ठीक है, बॉयकॉट करे फॉरेन गुड्स वगैरह। अब एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, एक और कैटेगरी है जिन्होंने पार्टिसिपेट करा, दैट इज़ वुमेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जीपी लिंक करके, ठीक है। अगर आपसे डाउनलोड ना हो तो उसके नीचे भी एक वीडियो है, हाउ टू डाउनलोड जीपी लिंक, ठीक है, ऑन फोन, तो वो देखकर आप डाउनलोड कर सकते हो नोट्स। टोटली फ्री है, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं है, मतलब कि मैं बोलूँ पे करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना, फ्री नोट्स हैं, डिस्क्रिप्शन में आराम से देख सकते हो। सीडीएम वॉज लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, यानी बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर सीडीएम में, मतलब लॉ तोड़ने में वुमेन ने भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करा, सॉल्ट लॉ वगैरह तोड़े उन्होंने। वुमेन ने पार्टिसिपेट करा प्रोटेस्ट में, मार्चेज में, सॉल्ट बनाने में, पिकेटेड फॉरेन क्लोथ्स एंड लिकर शॉप्स, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, दुकानों के बाहर खड़ी हो जाती थी, किसी को आने जाने नहीं देती थी। यही होता है ना पिकेटिंग का मतलब, फर्स्ट पार्ट में समझा था। मैनी वेंट टू जेल, बहुत सारी औरतों को जेल भी जाना पड़ा इसकी वजह से। दे बिगेन टू सी सर्विस टू द नेशन एज द सेक्रेड ड्यूटी, उनको ये लगने लगा कि यार ये हमारी ड्यूटी है, देश के लिए कुछ करना, यही एक समय है जिसमें हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ऐसे ही अलग अलग लोगों ने पार्टिसिपेट करा था सीडीएम में। दोबारा बता देता हूँ, रिच फार्मर ने क्या किया था, वो चाहते थे लैंड रेवेन्यू कम हो जाए, इसलिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। गुजरात के पाटीदार्स और जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। दूसरा पुअर पीजेंट, ये चाहते थे कि लैंड रेवेन्यू कम तो हुई हो, साथ में जो रिच फार्मर है ना वो भी रेंट ना ले उनसे, बट कांग्रेस इस बात को सपोर्ट नहीं कर रही थी। और इसलिए उन्होंने रेडिकल मूवमेंट ज्वाइन कर लिए थे। जो बिजनेस क्लास थे वो चाहते थे कि यार वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इम्पोर्टेड गुड्स, के इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट ना आए, देश की बनी हुई चीज़ें यूज़ करें क्योंकि इससे हमारा फ़ायदा होगा। बट जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास की बात करें तो ये लोग भी चाहते थे पार्टिसिपेट करना। नागपुर में तो बहुत बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट करा, पर बाकी जगहों पर पार्टिसिपेट नहीं करा, क्योंकि जो कांग्रेस थी वो बिजनेस क्लास के ज़्यादा करीब जा रही थी और इनकी जो डिमांड्स थी उनको साइडलाइन कर रही थी। इसी वजह से भी ये भी एक रीज़न माना जाता है कि इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास ने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करा नागपुर के अलावा, ठीक है। बट कुछ लोगों ने किया भी, जैसे फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया और ये सारी की सारी चीज़ें करी। वुमेन का पार्टिसिपेशन देखें मूवमेंट में, वो भी बहुत ही ज़्यादा सराहनीय था। बहुत वुमेन्स ने पार्टिसिपेट करा, उन्होंने अपनी सेक्रेड ड्यूटी यानी अपनी धार्मिक ड्यूटी समझी है, ठीक है। और साथ ही साथ बहुत सारी औरतें जेल भी गई, ठीक है। अब लास्ट पार्ट देख लेते हैं, लिमिटेशन ऑफ सीडीएम, यानी सीडीएम में क्या प्रॉब्लम थी, क्या क्या सीमाएं थी, क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से सीडीएम इतना ताकतवर नहीं बन पाया। तो जो लिमिटेशन ऑफ सीडीएम है ना, वो सिंपल अगर मैं बताऊं तो 2 वर्ड में बताऊंगा, एक कास्ट एंड रिलीजन। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से सीडीएम बहुत ज़्यादा मशहूर या बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया ना, उसका रीज़न है कास्ट और रिलीजन। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस थी ना, वो जो दलित थे यानी जो SC ST थे, उनकी जो डिमांड थी उनको इग्नोर करती थी, क्योंकि उनको लगता था कि अगर वो दलित का साथ देंगे ना तो जो सनातनी है, जो हाई क्लास हिंदू है, वो बुरा मान जाएंगे। महात्मा गांधी तो जो अनटचेबल, जिनको छुआछूत करते थे ना लोग, डिस्क्रिमिनेट करते थे, उनको हरिजन बोलती थी। हरिजन का मतलब होता है भगवान के बच्चे, चिल्ड्रन ऑफ गॉड्स, ठीक है। इसी वजह से, क्योंकि जो कांग्रेस थी वो डिस्क्रिमिनेट करती थी दलित वगैरह को, ठीक है, तो दलित भी अपने आप को अलग समझने लग गए। जो BR अम्बेडकर थे, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बहुत बड़ा रोल है दलित को राइट्स दिलाने में इनका, ठीक है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ना ये बोला कि यार दलित को, जो डिप्रेसिव क्लास है, उनके लिए एक अलग से इलेक्शन होना चाहिए। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली कि बिल्कुल अलग से इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है। गांधी जी ने अब क्या किया, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और फास्ट करना शुरू कर दिया कि भैया दलित के अलग से इलेक्शन मत करवाओ, ठीक है, ये बात बोली गांधी जी ने। अब अंबेडकर जी ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है। बट उसके बाद हुआ पूना पैक्ट सितंबर 1932 में। इसमें यह बोला गया कि जो SC ST है ना, उनको क्या दिया जाएगा, अलग से उनके इलेक्शन नहीं होंगे, उनको अब रिजर्व सीट दे दी जाएगी। जैसे कि कुछ एरिया रिजर्व कर दिया जाएगा, आपने सिविक्स में पढ़ा भी होगा 9th क्लास में कि 47 सीट रिजर्व है SC ST क्लास के लिए और 84 SC के लिए,
हमारी लोकसभा में। तो ये तब से, यानी पूना पैक्ट सितंबर में जो हुआ था 1932 में, उसके बाद से हुआ है, ठीक है। तो और ये तो था, यानी हम समझ आ गए ना, इसी की वजह से। बट फिर भी जो कुछ ऐसे लोग थे, कुछ दलित थे, जिनको लग रहा था कि यार कांग्रेस हमारे साथ बहुत बुरा कर रही है, हमें डिस्क्रिमिनेट कर रही है। तो एक तो था कास्ट की वजह से, कि जो कांग्रेस थी वो सनातनी का साथ देती थी, और उनको लगता था कि अगर हम दलित को भी मूवमेंट में ज्वाइन करवाएंगे तो जो सनातनी है, हाई क्लास हिंदू हैं, वो बुरा मान जाएंगे, ठीक है। अगर हम दूसरी बात करें, दूसरा क्या रीज़न था? दूसरा था रिलीजन। क्योंकि जब एनसीएम स्टार्ट हुआ था ना, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, खिलाफत मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ था, जो याद है ना, जो मुस्लिम के खलीफा के लिए स्टार्ट हुआ था, बहुत सारे मुस्लिम को बिल्कुल अलग थलग कर दिया था कांग्रेस ने, ठीक है। और जो कांग्रेस है वो एक ओपनली हिंदू एक एसोसिएशन का साथ देती थी, जिसका नाम है हिंदू महासभा, और हिंदू रिलीजन को प्रमोट करती थी। ये बात जो मुस्लिम लोग हैं उनको भी पसंद नहीं आई। और तीसरी चीज़ थी वो मोहम्मद अली जिन्ना साहब। ये भैया, ये पाकिस्तान, जैसे हमारे लिए महात्मा गांधी है ना, पाकिस्तान के लिए मोहम्मद अली जिन्ना है। काम इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें तो उन्होंने बोला कि यार मुस्लिम के लिए, ज़्यादातर लोग पंजाब में और ज़्यादातर लोग बंगाल में मुस्लिम रहते हैं, तो वहाँ पर मुस्लिमों के लिए अलग से इलेक्शन करवाए, ठीक है, और मुस्लिम को भी रिजर्व सीटें दे। नहीं तो इन चीज़ों की वजह से, कि हिंदू, मुस्लिम और दलित वगैरह की वजह से डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता था, और इसी चीज़ों की वजह से जो हमारी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लास्ट पार्ट में, यानी नेक्स्ट पार्ट में, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो ना यार, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करे बिना, सब्सक्राइब करे बिना चैनल को, और बेल आइकन दबाए बिना बिल्कुल मत जाना। नेक्स्ट पार्ट में ना सबसे इजी टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। आई होप आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूरा समझ आ चुका हो। अगर नहीं आया ना तो नोट्स से लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट है, और एक बार दोबारा वीडियो देख लेना, ठीक है। लास्ट पार्ट में हम थोड़ा भारत के फ्लैग के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ने वाले हैं, और भारत माता के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ने वाले हैं। 10-15 मिनट, 10 मिनट का मैक्सिमम 10 मिनट का टॉपिक होगा वो, ठीक है जी। एंड मेरा न्यू जो एक चैनल बनाया था मैंने, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एज़ यू ऑल नो कि मेरा ये वाला चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है, अभी तक तो बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है। तो बात का भी कोई चांस लग नहीं रहा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को सपोर्ट करो, ठीक है। वैसे तो आप बहुत कर रहे हो, मैंने कभी सोचा नहीं था इतने सारे सब्सक्राइबर होंगे। तो थैंक यू सो मच ऑल। एंड मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक भी नीचे, आप उसको भी फॉलो वगैरह कर सकते हो आप चाहो तो। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। एक बार छोटा सा रिवीजन करवा देता हूँ यार, फिर है ना। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 2 वजह से स्टार्ट हुआ था। साइमन कमीशन 1927, ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में किन किन लोगों ने साथ दिया था और कैसे किया गया था? दांडी मार्च निकाली गई थी, ठीक है, और इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और क्यों क्यों किया था इनकी डिमांड भी मैं आपको बता चुका हूँ नीचे, ठीक है। और कुछ लिमिटेशन थी सीडीएम की, कास्ट और रिलीजन, यानी दलित वगैरह, दलित और हाई क्लास हिंदू के बीच में, और हिंदू और मुस्लिम के बीच में, इन प्रॉब्लम की वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रह पाया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इसके क्वेश्चन जब करवाऊंगा ना तो ज़रूर अच्छे से समझना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसके क्वेश्चन।